गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसके अंदर सोशल चेंज में मास कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस है। इसके बहुत सारे जो है ऑडियंसेस जो हैं, डिमासिफिकेशन, डिमिस्टिफिकेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, कन्वर्जेंस के कंसेप्ट को समझेंगे और साथ में कम्युनिकेशन मॉडल की क्या क्या, मास कम्युनिकेशन की क्या क्या लिमिटेशन है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मास कम्युनिकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। मास कम्युनिकेशन एक सोशल चेंज का एक एजेंट माना जाता है। वो क्यों है? कम्युनिकेशन टूल्स जितने भी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट हुए थे वर्ल्ड वार 2 के बाद, और इवन वर्ल्ड वार के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन प्रोपोगंडा का यूज हुआ था। और बहुत सारे डायरेक्शन में, ज्योग्राफी, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में इसका काफ़ी डेवलपमेंट उस टाइम पे हुआ था। और ज़्यादा से ज़्यादा जो कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा यूनिट 2 में, कि बहुत से टाइप के कम्युनिकेशन मॉडल है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1948 से लेकर के और 1960 तक के बीच में जो है पूरे के पूरे कम्युनिकेशन मॉडल्स कई सारे निकले हुए हैं। तो ये सारे के सारे जैसे जैसे जो है वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत तेज़ी से वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वाइड चेंज आया, यूएनओ आया, और उसके बाद लोगों के बीच में काफ़ी जो है जागरूकता आई। और उसके बाद ये कॉलोनलाइजेशन, ये सब चीज़ों पे ऊपर धीरे धीरे लोगों ने उसके अगेंस्ट खड़े होना शुरू किया, और कॉलोनाइजेशन जो ब्रिटिश का था वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हुआ। तो इसके साथ साथ बहुत सारे टाइप के कम्युनिकेशन मॉडल्स, मासेस को किस तरह से इन्फ्लुएंस करना है उसके लिए तुरंत जो है निकल के आए। काफ़ी डिफरेंसेस कम्युनिकेशन मॉडल्स में इनिशियली थे, लेकिन धीरे धीरे बाद में आफ्टर 70 जो है इनके धीरे धीरे मॉडल्स के अंदर कन्वर्जेंस आना शुरू हुआ। मतलब सारे के सारे मॉडल जा कर के एक तरह से ऐसा लगता था कि सारे मॉडल एक ही चीज़ को बता रहे हैं। जो दो मेन ट्रेंड डोमिनेट किए हैं पिछले 5 डिकेड्स में, वो हैं, पहली बात तो कम्युनिकेशन मॉडल्स, जो कि मॉडर्नाइजेशन थियरी और टेक्निक्स जो है, जो इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजीज, इंफॉर्मेशन के अंदर काफ़ी जो डेवलपमेंट हुआ, यूएस गवर्नमेंट ने जो काफ़ी डेवलपमेंट के काम किए, तो उसके वजह से जो कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं उनकी वजह से जो है हुआ है। और ये वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का जब जो है पोस्ट वार जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर जब स्ट्रगल कर रहा था अपने आप को पोजीशन करने के लिए, तो उसके अंदर ये जो कम्युनिकेशन मॉडल्स का डेवलपमेंट हुआ, ये एक ट्रेंड था। और दूसरा था कम्युनिकेशन अप्रोचेज। वो सोशल पॉलिटिकल स्ट्रगल जब कॉलोनियल सिस्टम के अगेंस्ट और डिक्टेटोरियल पावर्स के अगेंस्ट जो है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में थी उनके अगेंस्ट जो अप्रोच आया कम्युनिकेशन का, तो ये दो चीज़ें आपको, दो बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स दिखाई पड़ते हैं। दोनों जो है मेजर जो करंट्स हैं, मॉडर्नाइजेशन और सोशल पार्टिसिपेशन, ये बहुत ही ज़्यादा जो है तेज़ी से इवॉल्व हुए हैं पिछले कुछ डिकेड्स में। और 90s में अगर हम देखें तो कन्वर्जेंस जो है अपीयर होना शुरू हुआ था मॉडल्स के अंदर, और मास मीडिया, एजुकेशन और पार्टिसिपेटरी अप्रोचेज के साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था। इस सेंचुरी की बिगनिंग में अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन जो है बहुत ही तेज़ी से जो है, इतना तेज़ जो है रिकवरी किया, और साथ साथ क्योंकि जो है बहुत ही ज़्यादा जो है कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, तो उसकी वजह से काफ़ी चेंजेज इसके अंदर आए। और इनमें मॉडल जो पुराने थे उनके बहुत सारे फीचर्स थे जो ऐसे लगने लगा कि ये फीचर्स तो बहुत पुराने हैं, वो एरा ही अलग था, और अभी जो है नए कम्युनिकेशन मॉडल्स की रिक्वायरमेंट है। अगर हम एजुकेशन इंटरटेनमेंट के बारे में बात करें तो सोशल मार्केटिंग और इंटरटेनमेंट, ये दोनों को मिला करके एक जो है मॉडल का डेवलपमेंट हुआ, जिसको बोला जाता है एजुटेनमेंट, या फिर इंटर एजुकेशन भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि द कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज ऑफ एजुटेनमेंट, इसमें जितने भी जो है बहुत सारे जो है आप देखेंगे यूएसए में बहुत सारे सोप ओपेराज रेडियो टेलीविज़न के ऊपर आना शुरू हो गए थे, पॉप सॉन्ग्स, थिएटर, प्रिंटेड स्टोरीज़, अट्रैक्टिव पोस्टर्स। इसके अलावा बाकी सारी कंट्रीज़ में भी ये चीज़ें धीरे 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 हर जगह पे डेवलप होनी शुरू हुई हैं। अगर हम सिनेमा की बात करें तो सिनेमा भी उसमें एक है।
तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है कम्युनिकेशन के जो है एक बहुत ही अच्छा जो है क्लोज लिंक इन्होंने बना दिया था। और इसके साथ-साथ बहुत सारी हेल्थ सर्विसेज़, जैसे कि हम कैंसर और हर चीज़ों के अगेंस्ट बहुत सारी जो गवर्नमेंट की मुहिम होती हैं, वो सब चीज़ें भी हमने जो है एज एडवर्टीज़मेंट या जैसे भी है उसके अंदर डाल करके और पब्लिक के बीच में काफ़ी हमने इम्पैक्ट किया, जागरूकता पैदा करके। तो जबकि इसके मॉडल्स के अगर हम रूट समझें तो जो है यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ही सबसे तेज़ी से जो है उस टाइम पे डेवलप हुआ था। लेकिन कैंपेन जो है अगेंस्ट टोबैको, अल्कोहलिज़्म या फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी बेल्ट्स का यूज़ करना है गाड़ी चलाते समय, ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे सारे हेल्थ प्रोग्राम्स में एड्स, फैमिली प्लानिंग के लिए धीरे धीरे मॉडल्स का इस्तेमाल करना और कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना शुरू हो गया मास मीडिया का। मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो है मॉडल की है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ यंग पीपल एंड वुमेन इन रिलेशन टू द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स इन द स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी बनाने में यूथ के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है इसका इस्तेमाल हुआ। एग्जाम्पल के अगर हम देखें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कम्युनिकेटर्स हु एक्सपेंड द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशनल प्रोसेस। तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये बता रहे हैं कि मॉडल्स ने बहुत ज़्यादा जो है हेल्थ सेक्टर में काफ़ी काम किया है। और इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस जो है बैलेंस बनाने का था इसमें, कि जो टेक्निक है इंटरटेनमेंट के और क्या कंटेंट इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बीच में एक बहुत ही अच्छा कोलैबोरेशन, एक बहुत अच्छा बैलेंस होना चाहिए। इसी तभी जो है ये पब्लिक को अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर आपको ये जितने भी मास कम्युनिकेशन होते थे उसमें ये देखना होता था कि एक्चुअली एजुकेशनल वैल्यू उसके अंदर कितना है, जो भी चीज़ हम आगे दे रहे हैं। इसके बाद हम बात करें कि कम्युनिकेशन फॉर, अभी इंटरमेन में बात किया, अब डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, ये जो है बेस्ट स्ट्रक्चर्ड एक मॉडल है डेवलपमेंट के लिए। और इसमें जो है जैसे हम देखेंगे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो 70s में था, और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट के लिए मास कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हुआ था। ये बहुत सी तरह से इनोवेशंस और उनकी तरफ पूरा एक्सपेरिमेंट करते हुए सारे वर्ल्ड की सब के लिए जो है हर जगह पे टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इसके ऊपर जो है बहुत तेज़ी से जो है ये मॉडल आया था। तो डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन का जो मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ्स में, हमारे जो है डेवलपमेंट में। अभी हम बात करते हैं कम्युनिकेशन फॉर सोशल चेंज। सोशल चेंज जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस है। और आप अगर देखें बहुत सारे सीरीज, बहुत सारे मूवीज़, बहुत सारे जो है तरह तरह के छोटे छोटे जो है इवेंट्स होते हैं जो कि हमारे जो है कम सोशल चेंज के ऊपर काफ़ी इम्पोर्टेंस हैं और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। और कई इसलिए कम्युनिकेशन फॉर सोशल चेंज जो है एक, इसको जो है CFSC भी जो है शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। डायलॉग, डिबेट, रिस्पेक्ट, सोशल जस्टिस, इन सब चीज़ों के अंदर जो है कम्युनिकेशन फॉर सोशल चेंज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और कम्युनिकेशन फॉर सोशल चेंज के जो ड्राइविंग फोर्सेज हैं उनको हम बोल सकते हैं, पहली बात तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोशल चेंजेस इन सर्टेन व्हेन इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज इफेक्ट एक्वायर्ड ओनरशिप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड कंटेंट्स। जब कम्युनिकेशन प्रोसेस और उसके कंटेंट्स को अगर हम एक्वायर कर लेते हैं तो उसमें जो है हम सोशल चेंजेस के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। दूसरा, ये एक हॉरिजेंटल है और कम्युनिटी के बीच में बॉन्ड्स को बहुत अच्छी तरह से इस्टेब्लिश करता है और इसको एम्पलीफाई करता है, और इसमें जो पुअरेस्ट लोग होते हैं उनकी भी वॉइस को एम्पलीफाई करके आगे लाता है। और सारे कम्युनिकेशन टूल को जो जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उनको अच्छी तरह से जो है प्रोटेगोनाइज करना चाहिए और मैनेज करना चाहिए। CSFC प्रोसेस इंडिविजुअल बिहेवियर से आगे बढ़ के जो सोशल नॉर्म है, करंट पॉलिसीज़ हैं, कल्चर्स हैं, जनरल डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट हैं, उनके ऊपर ज़्यादा जो है दोस्तों ध्यान देना चाहिए। और CSFC क्या है कि ये कल्चरल आइडेंटिटी, ट्रस्ट, कमिटमेंट, वॉइस, ओनरशिप और कम्युनिटी के एम्पावरमेंट के बहुत ही ज़्यादा जो है इसका फोकस है।
और ये जितने भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के लीनियर मॉडल थे इनको सबको जो है ये रिजेक्ट करता है, और ये साइक्लिक प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन लाता है जिसमें कि कोई एक पार्टिकुलर सेंडर नहीं है, सारे के सारे सेंडर अपना रोल चेंज करके सेंडर से रिसीवर, रिसीवर से सेंडर कोई भी बन सकता है। 5 एसेंशियल कंडीशंस जो हैं इसमें है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ओनरशिप। इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और ओनरशिप के ऊपर जो है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर कम्युनिटीज अगर ओनरशिप और पार्टिसिपेशन को अगर अपने अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगी तो फिर उसका पूरा फ़ायदा जो है हर एक कम्युनिटी नहीं ले सकती है। दूसरा, लैंग्वेज एंड कल्चरल रेलेवेंस। तो जितने भी कम्युनिकेशन की चीज़ें होती हैं उसमें अपने जो लोकल लैंग्वेज और जो कल्चरल रेलेवेंस जितना भी है, कल्चरल इंटरेक्शंस और अपना खुद के कल्चर, हेल्दी कल्चर को उसमें दिखाने के लिए उसके लिए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ लोकल कंटेंट्स। कोशिश ये होना चाहिए कि जो हमारे लोकल प्रोमोटेड जो है जितने भी लोकल इस्टेब्लिश थॉट प्रोसेस और अपना खुद का जो एक कम्युनिटी और एक लोकल जो अपना जो भी नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको सबको फॉलो करना चाहिए और उसी के ऊपर जो है कंटेंट्स को जनरेट करना चाहिए, बनाना चाहिए। यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी जिस चीज़ के लिए अप्रोप्रिएट है उसी टेक्नोलॉजी को ही दोस्तों यूज करना चाहिए, ना कि जो है आपको छोटी सी चीज़ दिखाना है, अगर वो ऑडियो के थ्रू ही जो है अगर आप उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें विजुअल डालने की ज़रूरत है। के अलावा नेटवर्क एंड कन्वर्जेंस। नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग जो है क्या होता है कि अपनी आइडियाज़ को अच्छी तरह से एक्सचेंज दूसरी जगह कर पाता है, इसलिए नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं डीमासिफिकेशन, डीमिस्टिफिकेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड कन्वर्जेंस। तो डीमासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये बोलता है कि छोटे इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग एंटिटीज़ के अंदर मीडिया को बांट देना चाहिए। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक पब्लिकेशन हाउस बड़ा सा बन जाए और वही सबको कंट्रोल कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब छोटे छोटे इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेज होने चाहिए। और मेजर मास मीडिया जैसे प्रिंट हुआ, न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स, फिल्म, ब्रॉडकास्ट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, इनमें सब में जो है छोटे छोटे सेगमेंटेशन इनका करके और छोटे छोटे जो है इंडिपेंडेंट हाउसेज बनाने चाहिए, ताकि अलग अलग टाइप से चीज़ें जो है सबको पास हो सकें और हम सभी जो है जो करेक्ट चीज़ है वो हमें पब्लिक को पता चल पाए। रेडियो इन्फ्लुएंस। रेडियो जो है देखो, एडवेंट ऑफ MTV जैसे म्यूजिक वाला जो है वीडियो के थे चैनल्स चलाए गए थे 1980 में। उसके बाद MP3 आ गया 1990 में। और एप्पल आईपॉड जो है आप देखेंगे शुरू में 2000 के आसपास जो है एप्पल के आईपॉड वगैरह आ गए थे। और अभी तो पता नहीं कितनी सारी चीज़ें गूगल, आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे अभी यूट्यूब से लेकर के बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, हर चीज़ के ऊपर आप जो है, टेलीग्राम, हर चीज़ के ऊपर आप जो है कम्युनिकेट अपना कर सकते हैं। टेलीविज़न्स जब आए थे उस टाइम पे तो टेलीविज़न का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था और टेलीविज़न के अंदर धीरे धीरे इंटरेक्टिव टेलीविज़न का डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशनल चैनल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस होना शुरू हुआ। अभी हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। मेजर मीडिया कंसोलिडेशन डेल्विंग मोर एंड मोर पब्लिक हाउसेस इनटू प्राइवेट हैंड्स। कहने का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का है कि आप पावर को अपने पास, गवर्नमेंट के पास ना रख के आप जो है प्राइवेट हैंड में पावर को ट्रांसफ़र कर दें। छोटे छोटे कई सारे प्राइवेट पार्टनर्स उसमें होना चाहिए जो कि अपने अपने हर एक जगह की जो है जो भी इश्यूजर है उसको करेक्टली ला के और पब्लिक तक पहुंचा सकें। और जितने जितने भी जो है मार्केट्स जो भी हैं, जो सुइटेबल मार्केट हैं उसके थ्रू जो है ये, ताकि जो है मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरह से इसको पब्लिक के बीच में कम्युनिकेट किया जा सकते हर चीज़। और इसमें
पब्लिशिंग मार्केट जिनमें है, ज़रूरी नहीं है कि इनके जो स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के ऊपर खाली फोकस, कंटेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाए। अगर अच्छा जो है मतलब कोई भी बड़ा मीडिया हाउस है लेकिन अगर करेक्ट न्यूज़, अच्छी न्यूज़ नहीं दे रहा है तो उसके बीच में कंपटीशन हो, ताकि दूसरे लोगों को, जिस पब्लिक को अगर वो पसंद नहीं आ रहे हैं तो दूसरे के पास जा सकें। तो इस तरह से हम डिसेंट्रलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम बात करें मीडिया कन्वर्जेंस की, तो आप जैसे जानते हैं दोस्तों, जो गुटेनबर्ग गैलेक्सी आपने सुना होगा, शुरू में जो है जब कम्युनिकेशन का आया था 1962 और 64 में, तो गुटेनबर्ग एरा का बात काफ़ी हो रहा था। तो गुटेनबर्ग एरा अब ख़त्म हो गया है। अभी नई नई डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अभी बहुत सारी आ गई हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सुपर हाईवेज पूरे ग्लोब को इन्होंने जो है पूरा वीडियो डाटा कवरेज कंप्लीट देना जो है सुपर हाईवेज बोल सकते हैं, क्योंकि जो है आज पूरा वर्ल्ड एक साथ जो है जुड़ गया है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से और इंटरनेट से, हम बोल सकते हैं मल्टीमीडिया और इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ पूरी की पूरी पूरे वर्ल्ड को एकदम एक तरह से अपने ग्रिप में ले चुकी हैं। और इस तरह से अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, तो इसलिए अभी मीडिया धीरे धीरे अपने आप ही जो है डाइवर्जन से कन्वर्जन की तरफ चल रहा है, और सभी एक दूसरे को देख के और एक दूसरे को समझ के, और हर जगह की वर्ल्ड के हर कोने से हर आदमी को सबके कल्चर, सबकी चीज़ें जो है लोगों को पता चल रही हैं। तो इस तरह से जो है काफ़ी मीडिया कन्वर्जेंस आ रहा है। अभी हम अगर बात करें इंडिया ऑन थ्रेशोल्ड ऑफ कन्वर्जेंस, तो इंडिया भी इससे अछूता नहीं है। इंडिया जितना तेज़ी से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे ज़्यादा तेज़ी से जो है वो कन्वर्जेंस इंडिया के अंदर आया है। केबल ऑपरेटर्स जितने भी है सैटेलाइट चैनल से कंज्यूमर तक जो है फ्री चैनल्स जो है सारे प्रोवाइड कर रहे थे। अभी जो है डायरेक्ट टू ऑपरेटर, डायरेक्ट टू होम कंसेप्ट से जो है दो प्लेटफॉर्म जो आप डीटीएच वाला जो बोलते हैं, जो सैटेलाइट के थ्रू जो है कम्युनिकेशन प्रोवाइड हैं, तो उसके थ्रू जो है काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ टीवी इंडस्ट्री में। और अब सैटेलाइट से चैनल्स जो है सारे के सारे प्रसारित होने शुरू हो गए। जबकि आप पहले देखें पुराने टाइम पे तो फिर छोटा सा एंटीना लगा करके, और जो नॉर्मल जो है छोटे छोटे लोकल स्टेशंस होते थे उनके ब्रॉडबैंड ही जो ब्रॉडकास्ट होते थे, खाली उन्हीं को हम सुन पाते थे। तो अब जो है सैटेलाइट के माध्यम से इतने ज़्यादा जो है चैनल्स एक साथ प्रोवाइड हो जाते हैं कि आप कोई भी चैनल सेलेक्ट करें और आप उनको देखते रहें। इसके साथ साथ मल्टीमीडिया इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में आया है, और चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि आप जो है कुछ भी प्रोडक्ट जो है नया नया कुछ भी देख सकते हैं। अभी हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल। तो टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस तो जैसे आपने देख लिया, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। उसके बाद टीवी सेट्स में हर जगह से जो है आपको कम्युनिकेशन, हर तरह के चैनल्स आप जो भी देखना चाहें वर्ल्ड के हर एक कंट्री के जो है जितने भी चैनल्स होते हैं, आप जो चैनल डिमांड करें वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं, इम्पॉर्टेंट चैनल जितने भी हैं। वॉइस टेलीफोनी और मल्टीमीडिया सर्विसेज का काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो गया है। अभी डिमिस्टिफिकेशन इंफॉर्मेशन थ्योरी की हम अगर बात करें तो कम्युनिकेशन थियरी के फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुए हैं। और 1928 में आरवीएल हार्डली ने जो है एक पेपर पब्लिश किया था जिसका टाइटल था ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। और 1946 में डेनियल गवर ने पब्लिश किया एक पेपर जिसका टाइटल था थियरी ऑफ कम्युनिकेशन। और 1948 में क्लॉड सेनन ने एक पेपर पब्लिश किया था मैथमेटिकल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको कि आपने देखा था कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ये वेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल से जो है ये निकाला गया था। और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो कम्युनिकेशन, जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन थियरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस था। लेकिन अब काफ़ी चेंज हो गया है। अब इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन थियरी, दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस आ गया है। और जो इंफॉर्मेशन थियरी है वो बहुत ही ज़्यादा जो है नैरोली डिफाइंड कर दिया गया है। अभी इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन थियरी के बीच में काफ़ी फ़र्क है। और इंफॉर्मेशन थियरी की अगर बात करें हम, तो आजकल हम जो है जितने भी टाइप के बहुत सारे लिटरेचर और बहुत सारी चीज़ें हैं
जिनको कि हम बिल्कुल उस थ्योरी के ऊपर बेस्ड करके और थायरॉयड एंट्रोपी, शैनन एंट्रोपी, इन सब चीज़ों के माध्यम से हम सारे टाइप के प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम कम्युनिकेशन थ्योरी की अगर बात करें, कम्युनिकेशन थ्योरी में 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांसमीटर, एक मीडियम होता है जो चैनल जिसको बोल सकते हैं, और रिसीवर होता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि एक आदमी जैसे एक लेटर को लिखता है, तो वो एक जो है क्या है, ट्रांसमीटर का काम कर रहा है। उसके बाद जो पोस्टल सिस्टम है वो चैनल का काम कर रहा है, जो मैसेज को आपने पोस्ट कर दिया उसके बाद डिलीवरी करने का काम करता है, और उसके बाद जिस आदमी को डिलीवरी किया जाता है वो जो है रिसीवर बन जाता है। इसी तरह से सेल फ़ोन में हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, तो ये सारे के सारे जो है अलग अलग एग्जाम्पल हैं। ये कम्युनिकेशन थ्योरी बस खाली ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर के ऊपर ही पूरा बेस्ड है। तो जो भी मैसेज, जो भी चीज़ें हम ट्रांसमिट करते हैं तो वो सारी की सारी जो है दूसरे को रिसीव होती हैं। अगर मैसेज सोर्स जो है दो ही मैसेज ट्रांसमिट करता है तो इंफॉर्मेशन थियरी जो है, तो एक मैसेज के अंदर रैंडम लेटर्स हो सकते हैं, दूसरा जो है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेज हो सकते हैं, तो हर तरह के मैसेज को भी ट्रांसमिट हम कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन थियरी का स्कोप क्या है, ये क्वेश्चन आता है। तो इंफॉर्मेशन थियरी क्या है? इट इज़ ओनली कंसर्न विद व्हिच मैसेज इज सेंट आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ मैसेजेस। मतलब कौन सा मैसेज जो है, ग्रुप ऑफ मैसेज जो भेज रहे हैं वही, उसी से जो है इसका कंसर्न है। मतलब इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज, इतने सारे नंबर ऑफ मैसेज जो है भेजे जा सकते हैं एक सोर्स से, जितना कि जो है वो ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी भी नहीं रखता है। तो इसलिए सेम रिसीवर के भी, उससे भी ये लागू होता है। तो अगर आप जो है एक की जगह पे अनेक मैसेज एक साथ भेजें तो इस तरह से जो है हम उसको बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा है। और इंफॉर्मेशन थियरी इसीलिए जो है डेवलप हुआ, जिसके अंदर अलग अलग चैनल से अलग अलग मैसेज एट ए टाइम सेंड करने की काबिलियत आई। अभी हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑडियंस, एलीट, जनरल और स्पेशल। अगर हम इसमें बात करें तो पॉलिटिकल, कॉरपोरेट और मीडिया एलीट पर पोजीशंस जितनी भी होती हैं इंटरनेशनल अफेयर में और नॉर्थ साउथ रिलेशन में, जेंडर, रेस, क्लास, इन सब चीज़ों में हम काफ़ी, इन सब चीज़ों पे पहले बात कर चुके हैं। लेकिन अगर एलीट क्लास, जनरल क्लास और स्पेशल क्लास की हम बात करें तो एलीट क्लास वही क्लास हैं जो कि काफ़ी इम्पैक्टफुल होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, मीडिया एलीट पोजीशंस पे रहते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स में काफ़ी ऊपर रहते हैं। तो ये सब जो है एलीट जो है, मतलब इनको हम क्लास बोल सकते हैं। और स्पेशल क्लासेस जो होते हैं, जो बड़े बड़े कारपोरेट्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको हम स्पेशल बोल सकते हैं। और जनरल जो है, जो जनरल पब्लिक होती है, उसको हम बोल सकते हैं। तो मीडिया और कॉरपोरेट बिजनेस, इसके इंटरेस्ट, इसके रिलेशनशिप, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, इनके बीच में जो है बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट एक्सेस जो और एलीट क्लास का होता है। और इसलिए जो है ये बोला जा सकता है कि आपको करेक्ट मीडिया, जो एक्चुअल जो मैसेज, करेक्ट कंटेंट मिलना चाहिए, तो उसको काफ़ी जो है ये लोग अफेक्ट कर सकते हैं। तो इनका जो है लेकिन देखना चाहिए कि किसका कितना जो है इंटरेस्ट है, और उसको जो है पब्लिक को भी समझते हुए और उसी तरह से उस मीडिया को इस्तेमाल करना चाहिए कि वो मीडिया कितना इन्फ्लुएंस और कितना डिस्टोर्टेड है। अभी मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया की बात करें तो ये जो है पैसिव ऑनलूकर से जो है ये अलग हैं। इनमें पॉलिटिकल और कॉरपोरेट कंट्रोल और मैनिपुलेशन मेन स्ट्रीम में होने के चांसेस जो है ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो है पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये उसके अंदर मैनिपुलेशन करते हैं। तो अगर हम देखें तो बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो कि लिबरल होने की
मतलब वो दिखावा करते हैं कि हम लिबरल हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप देखेंगे तो उनके सबके हिडन एजेंडाज कुछ न कुछ होते हैं। और इसलिए किसी भी मीडिया को आप एक मीडिया देख करके ब्लाइंडली आपको कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि ये जो भी बता रहा है हमें या ये फ्री एंड फेयर है। उसमें उनका खुद का मोटिव ज़रूर कुछ न कुछ कहीं न कहीं रहता ही रहता है। ऑडियंस की अगर हम बात करें तो ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो इन ए प्लेस विद सेवरल रेडियो और टीवी स्टेशन विद द लार्जेस्ट ऑडियंस शेयर विल हैव द ग्रेटेस्ट एवरेज ड्यूरेशन ऑफ यूज। दिस इज नोन एज डबल जेओपार्डी इफेक्ट। तो हम बात करते हैं सेवरल कुछ टीवी स्टेशन और जो है रेडियो स्टेशन की बात करें, जिसमें लार्जेस्ट शेयर होता है जिन स्टेशंस में ऑडियंस का, उसका जो है एवरेज ड्यूरेशन जो है यूजेस का ज़्यादा होता है। जिनके स्मॉल ऑडियंस होते हैं, जो कि कभी कभी सुनने वाले ऑडियंस होते हैं, तो उनका जो है थोड़ा सा एवरेज ड्यूरेशन कम होता है। अगर हम एग्जांपल लें एक टीवी स्टेशन का, मान लो उसके 1 मिलियन व्यूअर्स हैं एक हफ्ते के अंदर। एक हफ्ते के अंदर अगर उसके मान लो व्यूअर्स 1 मिलियन हैं, जो कि लगभग हफ्ते भर में 10 आवर्स देखते हैं, तो उसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 168 आवर्स टोटल होते हैं एक हफ्ते में 7 डेज में। तो एवरेज ऑडियंस जो है कितना हो जाएगा, लगभग 59,500 उसका, जो कि रेगुलरली आपको सुन रही है। तो इस तरह से अगर आप जो है कभी कभी सुनने वाले जो लोग होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, उनको खाली देखेंगे, तो इसलिए आपको चाहिए कि ऑडियंस का जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को आप जो है अफेक्ट करें। और इसीलिए सारे के सारे जितने भी चैनल्स होते हैं वो सर्वे कंडक्ट करते रहते हैं पोटेंशियल ऑडियंस अपने जो है पता करने के लिए, जो कि उनके एक्चुअल ऑडियंस हैं। और ये हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि जो ऑडियंस हमसे अलग हैं, जो नहीं सुन रहे हैं हमें, उनको किस तरह से अपने पास जो है लाया जाए। हाउस होल्ड्स जितने भी हैं, अगर आप बात करें टीवी रेडियो या टेलीफोन का, तो पेनिट्रेशन लेवल जो है कभी शुरू में स्टार्टिंग जो है ये जो पेनिट्रेशन लेवल है ये इस तरह से बढ़ता है। पहले शुरू में जो है धीरे बढ़ता है, तो फिर सडनली एक्सेलरेट होता है। जब ये अप्रोच करता है 50% तक, तो ये धीरे धीरे उसके बाद जो है पेनिट्रेशन धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ता है, और उसके बाद आप देखेंगे कि ऊपर जा कर के फिर रुक जाता है। तो एक यस कर्व के तरह से जो है पेनिट्रेशन मीडिया का पब्लिक डोमेन में बढ़ता है। अभी एक दूसरा जो है एग्जाम्पल अगर हम ले, तो ये पैरेटो प्रिंसिपल है, इसको 80-20 लॉ के हिसाब से भी बोला जाता है। 20% जो है लिसनर्स हैं, वो लगभग 80% लिसनिंग करते हैं एक स्टेशन का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक एरिया में जो है 1 लाख लोग रह रहे हैं, तो मान लीजिए कि 20,000 लोग हैं जो उनके एक्चुअल लिसनर्स हैं, जो हमेशा सुनते हैं, और 80,000 हैं वो कभी कभार ही सुनते हैं। तो आप जो है उसको इस हिसाब से बोल सकते हैं 20% लिसनर 80% से ज़्यादा काम करते हैं, और बाकी 20% जो लिसनिंग होता है वो उसके बीच में बाकी बैलेंस लोग कभी कभार करते हैं। तो एक्चुअली 80-20 एग्जैक्ट तो नहीं है, बट जो है इतना बोल सकते हैं कि जो 80% पॉपुलेशन है वो लगभग 10 से 25% के बीच में ही लिसनिंग करती है। वो कभी 10% करेगी तो कभी ज़्यादा भी कर लेगी। तो इस तरह से इसका जो है एक सर्वे करके निकाला गया है। अभी हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले फिजिकल लिमिटेशन, लिंग्विस्टिक सिमेंटिक लिमिटेशन, साइकोलॉजिकल लिमिटेशन, इमोशनल लिमिटेशन, कल्चरल लिमिटेशन, लिटरेसी एजुकेशन लेवल, नॉइज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लिमिटेशन और परसेप्शन। से ये सारे फिजिकल लिमिटेशन हो गए। हम टेक्निकल लिमिटेशन की बात करें तो टेक्निकल कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेटर, सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक नॉइज, इम्प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, टेक्निकल फॉल्ट जो होती हैं, कमियां प्रॉब्लम होती हैं, और इम्प्रॉपर लिसनिंग, इनको हम टेक्निकल लिमिटेशन बोल सकते हैं। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल लिमिटेशन की बात करें तो प्रोफेशनलाइजेशन, मीडिया के स्पेशलिस्ट हैं, उनका जो है कभी कभी जो है क्या है कि निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है मीडिया पे, और इंस्टीट्यूशन जो है वो एक अलग क्राइटेरिया ही बना लेते हैं, उसके बेस पे काम करने लगते हैं। तो ये एक जो है एक मीडिया का लिमिटेशन जो है मास कम्युनिकेशन का एक लिमिटेशन है। दूसरा है डिस्टोर्टेड परसेप्शंस ऑफ रियल वर्ल्ड। कभी कभी लोग भी जो है उनके परसेप्शन भी हो सकता है डिस्टोर्ट, गलत हो सकते हैं किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में।
दूसरा जो है मॉडल्स फॉल्स बैड एंड पब्लिक इज एक्सपोज बट नॉट एबल टू सेलेक्ट एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। पब्लिक को एक्सपोज कर लिया कि बहुत सारे लोगों को आपने जोड़ दिया, उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल लिमिटेशन में ये भी एक प्रॉब्लम आती है। मैसेज ऑब्जेक्टिव डिस्टोर्ट हो जाए, और उसके अलावा जो है पब्लिक मिस इन्फॉर्मेशन अगर वो किसी तरह से जो है इंड्यूस कर रहे हैं, तो ये भी जो है गलत है। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशनल लिमिटेशन है जिसकी वजह से मास मीडिया काफ़ी प्रभावित हो जाता है। और इवेंट न्यूज़ के जो कंटेक्स्ट एक्चुअली है, तो उसको जो है सही तरीके से जो है हैंडल ना कर पाएँ, उसको जो एक्चुअल कंटेक्स्ट है उसको चेंज कर दें, तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। और ओपिनियन बिलीफ जो है रॉन्ग या डेंजरस अगर निकालते हैं, तो वो भी जो है बहुत सारी इनको लिमिटेशंस हैं, ये जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड होते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन जो मीडिया हाउसेस होते हैं, वो अपने एक पर्टिकुलर एजेंडा के तहत काम करते हैं, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू। जय